गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 12 गुजराती की पोयम नंबर 15 जिसका नाम है आ रस्ताओ। कुछ शुरुआत इस तरह से करेंगे कि मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती, मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती जनाब, रास्ते कुर्बान हो जाते हैं बस यूं ही चलते चलते। कुछ ऐसी ही बातें जो रास्तों को ध्यान में रखकर हमारे महान कवि श्री नटवरलाल कुबेरदास पंड्या जी, उपनाम है उशनस जी, एंड साहित्य प्रकार है सोनेट। सोनेट किसको कहेंगे एंड रास्ते में क्या कहना चाहते हैं, ये सारी बातें विद क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे आज की इस पोयम के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे उशनस जी के बारे में कि उशनस जी एक अच्छे कवि तो थे, साथ में एक अच्छे विवेचक, आत्मकथा के लेखक। नटवरलाल कुबेरदास पंड्या उष्णत जी के नाम प्रसिद्ध हुए एंड गुजरात में आया हुआ बड़ौदा, जिसको हम कहते हैं वडोदरा, उसके पास आया हुआ सावली गांव के अंदर जन्म हुआ। माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल का एजुकेशन डभोई में कंप्लीट किया एंड उसके बाद वलसाड के अंदर एक अच्छी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर काम किया, आचार्य पद के ऊपर, एंड सेवा स्वतंत्र के हिसाब से निवृत्ति ली। बहुत ही बेहतरीन कवि जिसका ज्यादातर टॉपिक प्रकृति, संस्कृति या प्यार का रहता था। उसकी भावना और चिंतन हमेशा उसकी सोनेट के काव्य में दिखाई देती है। अगर आपने स्टैंडर्ड 8 से लेकर 12 तक अभी भी गुजराती कॉम्प्रिहेंशन की होगी तो गुजराती कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो ज्यादातर पोएम कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो हमारे उष्णस जी के ही होते हैं। और आप देख सकते हो करीबन 20 से भी ज्यादा काव्य संग्रह उन्होंने लिखे। उसकी एक बहुत ही बेहतरीन काव्य संग्रह जो कि 1995 से लेकर 1955 से लेकर 1995 तक की कविताओं का संचयन भी किया एंड बहुत ही बेहतरीन 4 अवार्ड, जिसमें से हैं नर्मद चंद्रक, रणजीत राम स्वर्ण चंद्रक, भारतीय साहित्य अकादमी एंड नरसी मेहता अवार्ड, ये बेहतरीन सर्जन प्रतिभा के हिसाब से हमारे नटवरलाल कुबेरदास पंड्या यानी कि उष्णस जी को प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ ये जो है ये हमेशा बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। कहते हैं रास्ते लंबे हैं तो क्या हुआ, राहें छोटी कर दो, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कवि यहाँ पर हमें यही बात कहना चाहते हैं कि उसके जीवन के अंदर शायद तक हमारे कविवर जो घुमक्कड़ किस्म के, उसको घूमना बहुत पसंद है, अलग अलग जगह जाना पसंद है एंड अगर कहीं पर भी आपको जाना है, पहुंचना है, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा रास्तों का। एंड फिर धीरे धीरे करके ये एक आदत, एक हैबिट, एक शौक बन जाता है एंड फिर कविवर अब उसी शौक को कंप्लेन कर रहे हैं कि रास्ते मुझे शांति से सोने नहीं देते हैं, बैठने नहीं देते हैं, जंपवा मतलब शांति से आराम करने नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते मेरे सपने में आ जाते हैं एंड यही रास्तों की परेशानी यहाँ पर इस कविता के अंदर हमारी मजा उठाने का कार्य करते हैं। तो देखते हैं आज कवि की इस बातें जो यहाँ पर कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा है, મને આ રાસ્તાઓ ક્યાંય પણ શાંતિ થી, મને આ રસ્તાઓ જરીય ઠહેરવા દેતા નથી. ક્યારેક ઘરમાં ઘૂસી આવે છે તો ક્યારેક એ આવે છે ચોરની જેમ, બસ પકડીને લઈ જાય છે મારું હૈયું મતલબ હૃદય, મારા કર મતલબ હાથ પકડીને લઈ જાય છે, ઘસડીને લઈ જાય છે, ના પૂરું સોવા દે અને स्वप्न ही पड़े नजर आवे छे। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 लाइन दी है, इसी तरह से 4 लाइन 3 टाइम हम इस्तेमाल करेंगे, तो 4 लाइन 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो 12 हो जाएंगे एंड लास्ट में 2 लाइन आएगी और उसके अंदर 2 लाइन के अंदर मोरल होता है। इस तरह से 14 लाइन के अंदर जब भी कविता लिखी जाए तो उसको सोनेट कहा जाता है। नाउ क्या कहते हैं कवि कि ये जो रास्ते हैं मुझे शांति से कहीं पर भी
ठहरने, रुकने नहीं देते हैं। और कभी-कभी तो ये रास्ते मुझे घर के अंदर घुस के मुझे पकड़ के लेके जाते हैं, शांति से घर के अंदर बैठने भी नहीं देते हैं। ये मेरा मन भी चोरी की तरह चोर की तरह चोरी कर लेते हैं। मेरा रवैया जो है उसके अंदर जो फीलिंग्स है उसको भी चुरा लेते हैं। मेरा कर मतलब हाथ पकड़कर घसड़ता हुआ मुझे ले जाते हैं कि आजा, अभी और भी है रास्ते मंजिल पाने के लिए। एंड अगर मैं नहीं जाता हूँ तो रास्ते आ जाते हैं सपनों के अंदर। हर जगह पर मुझे नजर आते हैं रास्ते, रास्ते, रास्ते। आगे बताते हैं, विटळाए जाए छे। जिस तरह से पृथ्वी है एंड पृथ्वी के आसपास जिस तरह से जो लाइनिंग आपने ज्योग्राफी में की होगी उसको कहते हैं अक्षांश एंड वृत्तांत, है ना? तो यहाँ पर किया गया है कि पृथ्वी नहीं फरता, जेम भरड़ा जैसे एक अजगर किस तरह से इंसान या अपने शिकार के आसपास गोल गोल घूम जाता है, उसी तरह से पृथ्वी के आसपास कैसे वो लाइनिंग करते हैं उसको कहते हैं अक्षांश एंड रेखांश। उस तरह से ये जो रास्ते हैं वो चाहे हवा का रास्ता हो, चाहे पानी का रास्ता हो, चाहे जमीन का रास्ता हो, हर जगह पर एक अपने नए अक्षांश और एक नए रेखांश की गुथनी नीटिंग करते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं एक नई मंजिल। कभी-कभी तो ये जो मछली पकड़ने की जो गल होती है, उसकी तरह मुझे दिखाई देते हैं वांका-चूका। तो कभी तरु विपट यानी कि पेड़ की जो शाखा है, ब्रांचेस होती है, उसकी तरह मुझे दिखाई देते हैं। तो कभी मधपुड़ा यानी कि हनी बीज का जो छत्ता होता है, उसकी तरह एकदम कॉम्प्लिकेटेड कि थोड़ी देर इधर जाओगे तो कहीं इधर मिल जाओगे, कहीं इधर जाओगे तो आखिरकार इधर मिल जाओगे। तो यहाँ पर अलग-अलग कंपैरिजन भी बताई है। कि तरु विपट का मतलब होता है वृक्षनी शाखा की तरह, मधपुड़े की तरह या मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसको कहते हैं गल की तरह। पृथ्वी के आसपास जिस तरह से कैसे अक्षांश एंड रेखांश होता है, बस उसी तरह ये जो रेखा की तरह हमारे रास्ते जो है मुझे कहीं पर भी शांति से बैठने, सोने, रहते देते नहीं है। आगे लिखा है, उड़िए वस्ती केरा टीशी टीशी रहेशी बनबनती। जिस तरह से मधुमक्खियां किस तरह से अपने छत्ते के आसपास गोल गोल घूमती रहती है और उसी तरह से छोटे छोटे हरे हरे पत्ते किस तरह से धीरे धीरे करके बाहर आते हैं, तो उसी तरह से मेरे मन के अंदर विचार और कल्पना ये रास्ते मुझे दिखा देते हैं। मैंने आप पृथ्वी नहीं प्रीत पण इतनी ही है। शायद अगर जिस तरह से अगर मुझे भगवान बोले भाई आजा स्वर्ग में, तो शायद मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्या पता ऊपर मंजिल है कि नहीं, रास्ते है कि नहीं, घूमने फिरने का मजा है कि नहीं। मुझे तो ये पृथ्वी के साथ ही प्रीत है, प्यार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रास्ते हैं। मैं एक गृहिणी की तरह घर में भी नहीं बैठा रहूंगा। मुझे तो रखड़ना है, घूमना है। जब तक मेरा हय्यू, मेरा हृदय शांत ना हो जाए, तब तक मैं घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा। एंड लास्ट दो लाइन में कहा है कि हाँ, हूँ स्वर्ग थी पण पृथ्वी पर पाछो आविश। मैं स्वर्ग से भी वापस आऊंगा पृथ्वी पर। हाँ, हजू ये जब तक रास्ते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, एक मुद्रा की तरह, एक सिंबल की तरह, तो घूमो, फिरो, जानो, माणो, क्योंकि ये दुनिया में इतनी सारी चीजें घूमने फिरने लायक है कि जो अगर आप घर में अकेले बैठे रहोगे, तो कहते हैं ना कि चलने वाले का नसीब चलता रहता है। दौड़ने वाले का नसीब दौड़ता रहता है, रुकने वाले का नसीब रुक जाता है और सोने वाले का सोता रहता है। और रास्ते हमें ये बताते हैं कि दौड़ो मेरे साथ, भागो मेरे साथ, आपको बहुत सारी मंजिल, बहुत सारे नए रास्ते में दिखाऊंगा। नाउ यहाँ पर देखेंगे वन लाइन आंसर। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जब भी वन लाइन आंसर लिखो तो उसमें जो मेन वर्ड होता है उसके नीचे हमेशा पेंसिल से अंडरलाइन करना जरूरी है। क्वेश्चन है, कवि પોતાના હૈયાને કેવું ગણાવે છે? तो कवि પોતાના હૈયાને ચોર ગણાવે છે કે जो हमेशा रास्ते के पीछे पीछे चले जाते हैं। रस्ताओं शी रीते पृथ्वी के आसपास विटड़ाયેલા છે, तो पृथ्वी जिस तरह से अजगर होता है, पाइथन होता है, वो किस तरह से अपने शिकार के आसपास गोल गोल घूमता रहता है, उसी तरह से पृथ्वी ने જેમ ભરડો હોય તેમ વિટળાયેલા છે। સ્વર્ગારોહણ પછી કવિની શી ઈચ્છા પ્રબળ બની? स्वर्गारोहण પછી કવિની ઈચ્છા છે કે પૃથ્વી પર मैं वापस आऊंगा, क्योंकि પૃથ્વીની ઉપર રસ્તાઓ છે, पता नहीं स्वर्ग में होंगे कि नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट है, रस्ताओ कविने शू करवा देता નથી, આથી રસ્તાઓ કવિ કેવા કહે છે? तो रस्ताओ कवि ने જરાય પણ ठरवा मतलब शांत होने देते नहीं है।
આથી કવિ ઘર વગરના એને કહે છે કે खुद के पास तो रास्ते, आपके पास तो घर नहीं है, मेरे पास तो घर है, मुझे तो घर में शांति से बैठने दो। इसलिए कवि घर रास्तों को घर वगरना ऐसा कहते हैं। રસ્તાઓ કવિને કેવી રીતે ઘસડી मतलब ઘસીટ के लेके जाते हैं, तो हाथ पकड़ के घसीट के लेके जाते हैं। કવિ એ રસ્તાઓને કેવા કેમ સુવા દેતા નથી, तो कवि ने रातें स्वप्न के अंदर भी आते हैं, तो ऑब्वियसली उसको कहाँ सोने देंगे, है ना। आगे क्वेश्चन है, कवि રસ્તાઓની સરખામણી કોની સાથે કરે છે, तो पृथ्वी के आसपास जिस तरह से नए अक्षांश और नए रेखांश है, उसके साथ कवि ने रास्तों की कंपैरिजन की है। कवि ये रस्ताने केवा लागे छे, तो कवि ने रस्ताओ नदीना पाणीनी धार मतलब जो फ्लो होता है, किनारा होता है, उसके जैसा, एंड वृक्ष की जो ब्रांचेस मतलब डाली होती है उसके जैसे लग रहे हैं। कवि स्वर्गथी पाछा आवવાની વાત શા માટે કરે છે? કારણ કે પૃથ્વી એના પર રસ્તાઓ છે અને આથી કવિ ત્યાં ચાલ્યા જવા માંગતા નથી। આ રસ્તાઓ પર ચાલવાની એમને વધારે મજા આવે છે। તેની ઈચ્છા છે કે હું પૃથ્વી ઉપર જ હંમેશા રહું, સ્વર્ગની અંદર રસ્તાઓ હોય કે ના હોય। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रस्ताओं काव्यना कवि कौन छे, पूરું नाम? तो काव्य का नाम है, कवि का नाम है उष्णस जी, काव्य का नाम है रस्ताओ एंड पूरा नाम है नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। और साहित्य प्रकार इज अ सोनेट, 1/4 लाइन में लिखा जाता है, ऐसी काव्य को कहते हैं सोनेट। याद रखिएगा, एक भी वर्ड ज्यादा नहीं, एक भी लाइन ज्यादा नहीं, एक भी कम नहीं, दैट इज सोनेट, याद रखना ये। नाउ 2-3 लाइन के अंदर हमेशा याद रखो, आपको हमेशा या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर काव्य का नाम लिखना है, उसके नीचे कवि का नाम लिखना है और उसके नीचे साहित्य प्रकार लिखना है। लाइक हम लिखेंगे राइट हैंड साइड के अंदर क्या, कि आ रास्ता हो, उसके बाद कवि का नाम लिखेंगे, दैट इज नटवरलाल पंड्या उष्णस जी, एंड उसके बाद साहित्य प्रकार लिखेंगे सोनेट, एंड फिर आंसर लिखिएगा तो इसका एक अलग लुक आता है। ठीक है, नाउ लिखा है, कविने शेना प्रत्ये आकर्षण छे, शा माटे? कविने दूर दूर जता रस्ताओ प्रत्ये आकर्षण थयुं छे। કવિને રસ્તાઓ ક્યારેક અક્ષાંશ અને રેખાંશ જેવા લાગે છે, ક્યારેક નદીના પાણીના વહેણ સમાન લાગે છે, ક્યારેક ઝાડની ડાળી સમાન લાગે છે। આમ રસ્તાઓ તેના હૃદયમાં હળી મળી ગયા છે અને નવા નવા રસ્તાઓ નવી નવી જગ્યા માટે જવા માટે આતુર मतलब एक्साइटमेंट उसके अंदर रहती है। ठीक है, नाउ कविने स्वप्નમાં શું નજરે ચડે છે? તો કવિને સ્વપ્નમાં પણ રસ્તાઓ જ નજરે ચડે છે। રસ્તાઓ જાણે સમગ્ર પૃથ્વીની આસપાસ अक्षांश અને રેખાંશની માફક ભરડો, ભરડો मतलब ऐसा वीटाए जाए, है ना, रब हो जाए, सॉरी ऐसा फोल्ड हो जाए, ऐसा उसको लगता है। એનું દ્રશ્ય સ્વપ્નમાં આવે છે। પૃથ્વીને ફરતે ઊભી અને આડી કાલ્પનિક રેખા यानी અક્ષાંશ રેખાંશ जैसे लगते हैं। માનવ સર્જિત એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ઊભા આડા વાંકા ચૂકા રસ્તાઓ સર્જન માનव सर्जित अक्षांश અને રેખાંશ कवि को लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलनी दशा शी थई छे, शा माटे? जे मछली पकड़वानो आंकड़ो होय, जो हम ऐसे ग्रिल जैसे ऐसे फेंकते हैं और मछली को पकड़ते हैं, ते नदीना पानी में फेंकवामां आवे, तो वो जो होता है ना आगे की साइड में ऐसा टेढ़ा होता है, उसको कहते हैं वांको पड़ी जाए छे। तेमां माछलाओ पकड़ाई जाए, तेम वृक्षनी डाळीने हलावीए तेनी परथी मधपुड़ा अने माखी पण उड़ी जाए। उसी तरह से पाणीना सरखा जता माछला अने आघा पाछा थई जाए, उसी तरह से जो रास्ते हैं उसके ऊपर जाने से रास्ते भी थोड़े इधर-उधर हो जाते हैं। आगे बताया है, झाड़नी डाली पर શું રહેલું છે, તેને હલાવતા શી સ્થિતિ થાય છે? तो झाड़ की डाली पे क्या है, मधपुड़ा यानी हनी बीज का छत्ता ઝાડની ડાળી પર હોય છે। તે ડાળીને હલાવવાથી મધપુડાની મધમાખીઓ આજુબાજુના ચારે બાજુ ઉડી જાય છે। કવિ આ વાત કરતા જણાવે છે કે ઝાડ પર મધપુડા છે અને આ ઝાડની ડાળી હલાવવાથી મધપુડાઓ મધમાખી મધપુડાને ઉડે છે અને વૃક્ષની ટીસી ટીસીને ઉડી અને બણબણ બણબણ करते हैं। ना उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर जब भी आप लिखो तो 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट देना है, देन आपको आंसर लिखना है एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन को रिपीट करना चाहिए। और इसके अंदर बस ये एक ही लॉन्ग आंसर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, और ये गारंटेड बोर्ड के लिए सेकेंड टर्म के लिए आपको ज्यादा पूछा जाएगा, फर्स्ट टर्म में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और सेकेंड टर्म एंड फाइनल बोर्ड के एग्जाम के लिए आप इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा। तो क्या है उसका आंसर? क्वेश्चन है, आ रस्ताओं का शीर्षक की यथार्थ चर्चा करो। तो कवि उष्णस जी प्रकृति प्रेमी कवि छे। કાવ્યના હૃદયને ઉચ્ચ કોટીની ભાવના તેનું ચિંતન ડોકાય છે।
આ રસ્તાઓ કાવ્યની શરૂઆતમાં કવિ રસ્તા પ્રત્યેની ફરિયાદથી કરે છે. કવિ જણાવે છે કે રસ્તાઓ તેના સ્વપ્નમાં આવી આવી અને તેને સુવા દેતા નથી. અક્ષાંશ રેખાંશની માફક પૃથ્વીની આસપાસ ભરડો લઈ અને સૂતા આ રસ્તાઓ એક વિકરાળ બની જાય છે. માછલા પકડવા નદીમાં પાણીમાં ફેંકવામાં આવેલે છે એવા વાંકા માછલા પકડવાના આંકડાની જેમ અમુક રસ્તાઓ વાંકા ચૂકા હોય છે. પાણી મધ્યથી પસાર થવા લાગે છે તો કેટલાક ઝાડની ડાળની જેમ પાતળા અને નાજુક હોય છે, જે રસ્તાની પગથીની આજુબાજુ અનુભવે છે. આમ મૃત્યુ પછી પણ સ્વર્ગમાંથી પણ કવિને પૃથ્વી પર પાછા આવવાનું મન થાય છે, કેમ કે આ રસ્તાઓ સાથે તેમને હૃદયમાં લગાવ થઈ ગયો છે. જ્યાં તે રસ્તામાં કવિ ચાલ્યા નથી શક્યા તે રસ્તા પર હજુ એને ચાલવાની, ફરવાની, ચિંતન કરવાની તેની ઈચ્છા છે. તેથી મૃત્યુ પછી પણ એ સ્વર્ગમાંથી પણ ફરીવાર પૃથ્વી પર આવવાનું મન કવિને થાય છે. આમ શરૂઆતમાં તો કંટાળાજનક લાગતા રસ્તાઓ કવિને પછી સારા અને વહાલા લાગે છે. આ રસ્તાઓ કવિને આનંદ વર્ષક લાગે છે અને આથી કવિની લાગણી રજૂ કરે છે કે આ કાવ્ય એ ખરેખર તેની અંદર આ રસ્તાઓ એક સચોટ शीर्षक છે તેવું लागी આવે છે. नेक्स्ट आंसर आप सिमिलर ही है, अगर आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट करना है तो हमेशा क्या करो, कुछ वर्ड जो है हमेशा आपको पसंद कर लेना चाहिए. लाइक यहाँ पर देखो बार बार लिखा है अक्षांश रेखांश, उसको याद करो. माछला उसकी गल को याद करो. वाका चुका पानी और मधपुड़ा को याद करो. पृथ्वी और स्वर्ग की बातों को, ये मेन मेन वर्ड है उसको हमेशा याद करके उसको कलेक्ट करो. आप उसको अपनी ऑन वर्ड में भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर ये जो मेन वर्ड है उसको ध्यान में रखकर उसको डिस्क्राइब करो, पोएम को ध्यान में रखकर. एंड ये वर्ड के नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करोगे तो आप ये आंसर भी बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे ना. उसके बाद है व्याकरण पार्ट, दैट इज रास्ता का मतलब होता है मार्ग पथ, घर का मतलब होता है गृह निकेतन, कर मतलब हाथ या पानी भी कहते हैं, यहाँ पर अण आएगा और छोटी आएगा. अगर बड़ी लेते हैं तो पानी का मतलब जड़ हो जाता है, नीर हो जाता है. हयु हृदय उर, स्वप्न सपनु शमणु, पृथ्वी धरती अवनी जल्दी समुद्र रत्नाकर, तरु वृक्ष झाड़ पाद चरण पग, नीर पानी जल, है ना. ऑपोजिट सु जागु स्वर्ग नर्क पृथ्वी आकाश नवा जूना ऊपर नीचे. एंड शब्द समूह 3 है. माछला पकड़वानो आंकड़ो उसको गल कहते हैं. वृक्षनी डाली को तरु विपट कहते हैं. पृथ्वी पर काल्पनिक आडी उभी रेखा को अक्षांश एंड रेखांश कहा जाता है. ठीक है, तो ये थी आपकी पोएम. आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी. और हम हिंदी में इसलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज ऑफ जो सेकेंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम या दूसरे मीडियम के लिए होती है. तो अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चे जो रहते हैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते तो इजीली उसको समझ में आता है. वही कारण होने के कारण से हम इसको हिंदी में, हाँ, गुजराती मीडियम की अगर पोएम होती है तो हम उसको गुजराती में एक्सप्लेन करते हैं. तो हमारे पास है हिंदी, गुजराती, संस्कृत के 8 टू 12 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट हमारे पास रहते हैं. हमारा माधव लैंग्वेज क्लासेस की चैनल के ऊपर आप जाओ, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबाओ. और याद रखिएगा कि उसके अंदर जो प्ले लिस्ट है वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट का सारी चीजें दे रखी है विद क्वेश्चन आंसर, उसको जरूर देखिएगा. ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा. तब तक मुझे आज्ञा दीजिए. आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी. थैंक यू वेरी मच.